मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम योगी ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण, बेनिया पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण भी किया। तो काशी विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। काल भैरव गए और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और पूजा की। बैठक के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजन किया। काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई। विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण चल रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के बाद फिर उन्होंने काल भैरव और काशी विश्वनाथ की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार में ही हर वर्ग को शासन का लाभ मिल रहा है, ये हमारी सरकार में संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा अयोध्या में भाजपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की 2 दिवसीय बैठक चल रही थी, उसमें भाजपा ओबीसी मोर्चे की प्रभारी दयाशंकर भी मौजूद थे। उसमें वो पहुंचे और रामलला के दर्शन भी किए। भाइयों बहनों, समाज में हर तबके का सम्मान हो, हर तबके को उसका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद मीडिया से मुखातिब हुए और 4.5 साल में सरकार के काम और उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा सामने रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक-एक करके अपनी सरकार की हर उपलब्धि योजना का पूरा ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गन्ना किसानों के भुगतान से लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश और सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम कामों और कदमों की जानकारी दी। याद करिए, 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थीं, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ी। उनके प्रशिक्षण, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराना और व्यवस्थित रूप से उन्हें अपने आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इस दिशा में बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है। तो सुरक्षा का जो एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार हुआ, आज वो आप सबके सामने है कि वह निवेश की संभावनाओं को ही बढ़ाया है। वह प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश के आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था।
और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं इस निवेश के, इस भारी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की सरकार के कार्यकाल पर कहा कि पिछली सरकारों में यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग को एक उद्योग की शक्ल दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को भी याद दिलाते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में दंगे आम थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। ये तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो जवाबदेही थी वो अधूरी रह गई, जनता से किया वादा पूरा नहीं हुआ है। माननीय योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी उम्मीद थी कि 4.5 साल के नाकामियों और उपलब्धियों पर माननीय योगी जी खुलकर बोलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जितनी बातें भी उन्होंने बताई, ज्यादातर बातें झूठ है। तमाम बातें रखी गई, लेकिन जो जवाबदेही थी वो जवाबदेही अधूरी रह गई। एक तरफ यूपी की भाजपा सरकार 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर अपने काम का बखान करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यूपी सरकार पर निशाना साध रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ झूठा है। कोई भी काम इनका धरातल पे नहीं है, सब कागज पे है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इनके इर्द गिर्द घूम करके वो पूरे देश को लूट रहे हैं। जब भाजपा पूरे देश को लूट रही है तो उनके इर्द गिर्द वाले इनको समझा के पूरा प्रदेश लूट रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। पिछले कई महीनों से भाजपा को यूपी की सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि भाजपा के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं और चुनाव से पहले भाजपा के वो सभी 150 विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे।
तो सुभाषपा प्रमुख ने भी मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम कर रही है भाजपा के 150 विधायक मेरे संपर्क में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले भाजपा के वो सभी 150 विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। और अल्टीमेट कराटे लीग यानी कि यूकेएल का सीजन 2 अब मुंबई की जगह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। गोमती नगर स्थित बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में 3 दिसंबर से इस लीग की शुरुआत होगी। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लीग का समापन 12 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें यूरोपीय देशों के सीनेटर और मंत्रियों सहित कई विदेशी दिग्गज भी शामिल होंगे। इसका पहला मुकाबला यूपी रेबल्स और दिल्ली ब्रेवहार्ट्स के बीच होगा। अल्टीमेट कराटे लीग में यूपी रेबल्स, दिल्ली ब्रेवहार्ट्स, मुंबई निंजा, पंजाब फाइटर्स, बेंगलुरु किंग्स और पुणे समुराई जैसी 6 फ्रेंचाइजी बेस्ड टीमें हैं। हर टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे। यूकेएल में कुल 19 मैच होंगे और सभी मैचों का लाइव प्रसारण रोज 2 घंटे यानी कि शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। वहीं इंडियन प्रोफेशनल कराटे काउंसिल के अध्यक्ष सेंसाई राजीव सिन्हा ने बताया कि यूकेएल का फॉर्मेट अनूठा और रोमांचकारी है। विश्व के सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स मसलन बॉक्सिंग और कुश्ती में व्यक्तिगत मैच होते हैं, लेकिन यूकेएल में टीम मैच होंगे। हर टीम में 5 पुरुष और 1 महिला खिलाड़ी होगी। मैच में एक खिलाड़ी को 3 विरोधियों का एक साथ सामना करना पड़ता है। मैच के 3 सेट होंगे जिनकी अवधि 45 मिनट होगी। सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में अविश्वसनीय रूप से बदला है और सरकार के समर्थन से लखनऊ एक प्रमुख खेल प्रधान शहर के रूप में उभरा है। का जो फॉर्मेट है विश्व का एक लौता कॉम्बैट स्पोर्ट जिसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से कन्वर्ट करके टीम स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यह 1-3 के खिलाफ का मैच है और 3 एक साइड से प्ले करता है और 3 दूसरे साइड से प्ले करता है। टोटली 6 प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगामी 3 से 12 दिसंबर तक यह लीग आयोजित की जाएगी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा में कहा कि यहां लगातार विकास की योजनाएं चल रही। इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के 403 में से 400 सीटें जीतने के दावे को जोक ऑफ द सेंचुरी स्टेटमेंट दिया। और योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुरादाबाद में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवैसी झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं, जबकि भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अगर बी टीम होते तो मैं उनके बारे में यहाँ पर बुराई नहीं करता। मैंने उनको कई बार ऐसे एक्सपोज किया, हमारे साथ कई बार ऐसे नेशनल टेलीविज़न में आए हैं और जब मैं आंकड़े बताता हूँ तो वो घबरा जाते हैं, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। कई बार जाके लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकत उनको भी नहीं मालूम है और इसलिए मुस्लिम समाज को वर्गलाने का और अपने राजनीतिक चमकाने के लिए काम करते हैं। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने महंगाई पर अजीबो गरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को तेल और सब्जी दाल महंगी दिख रही है, लेकिन जो मीट मांस की दुकान पर और शराब की दुकान पर खड़े हैं उनसे पूछिए। रिक्शा चलाने वाला जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खड़े रहते हैं पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर खड़े पूछा कि महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान पर लगती है, कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है? आपके टैक्स से, आप जो महंगी चीज खरीद रहे हैं उससे, आपकी जीएसटी से, हमारे आपके पैसे के सहयोग से ही देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उत्तराखंड में रविवार के दिन भी सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ी रही। एक तरफ मसूरी में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं में केजरीवाल ने हुंकार भरी। तो तीसरी तस्वीरें जो हैं वो आज की सियासत की हैं, जिसमें भविष्य की राजनीति की नींव रखी जा रही है। आम आदमी पार्टी पहाड़ की जनता से वादा कर रही है, नए सपने दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा सरकार योजनाओं का शिलान्यास और घोषणा कर 2022 के लिए सत्ता की सीढ़ी का जो रास्ता है उसे आसान बनाने की कोशिश में लगी हुई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। जन आशीर्वाद रैली के दौरान जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी जीप में सवार होकर लोगों को अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। इसे एक तरह से 2022 के चुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है।
भाजपा विरोधी दलों को ये मैसेज दे रही है कि उसे लोगों का किस तरह से जन समर्थन है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोग जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर सभी आम जनता से, सामान्य जनता से सबसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं और एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए, हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी के दौरान हुंकार भर दी। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा संकल्प यात्रा के दौरान केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रहार किया। मंगल पड़ाव से रामलीला ग्राउंड तक तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। इस दौरान आप कार्यकर्ता भी जोश में दिखाई दिए। केजरीवाल ने कहा कि 2022 में जनता ने मौका दिया तो उत्तराखंड में तस्वीर बदल देंगे। पहले चुनाव में बीजेपी को 3 सीट दी, दूसरे चुनाव में 8 सीट दी। इस बार उत्तराखंड के लोग कमाल करके दिखाएंगे। चाबी आपके हाथ में है। जैसे दिल्ली बदली, उत्तराखंड भी बदल सकता है। उत्तराखंड में हर बच्चे को नौकरी मिल सकती है, हर बच्चे को रोजगार मिल सकता है। मैंने और कोटियाल साहब ने मिलके पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब चुनाव तक सब लोगों को घर घर जाके प्रचार करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की सरकार, किसी भी पार्टी ने पहाड़ पर विकास का कोई काम नहीं किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में 21 साल से विकास का कोई नया काम नहीं हुआ। केजरीवाल का आरोप है कि उत्तराखंड के नेता पहाड़ को लूटने में लगे। सुनवाते हैं। कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे ये लोग हमको गालियाँ देते रहते हैं। इसके साथ ही साथ केजरीवाल ने प्रदेश की जनता से 6 बड़े वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 2022 में पहाड़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा किया जाएगा। क्या केजरीवाल के 6 बड़े वादे हैं, बताते हैं आप। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। और बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक,
हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशन तैयार करना। उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद गुरमीत सिंह पहली बार उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जिले भर के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्यपाल और सीएम पुष्कर धामी नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झाड़ू लगाकर सेवा की, तो वहीं इसके साथ ही दोनों नानकमत्ता गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। इसके साथ ही राज्यपाल ने गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल रुड़की में दौरा है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री कल ओबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई प्रदेश कार्य समिति में शामिल होंगे। इस मीटिंग में भाजपा संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्य समिति के दौरान 2022 के चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भगवानपुर में भी एक रोड शो करेंगे। ओबीसी मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक है, तो उसके प्रथम सत्र में प्रतिभाग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, और उसी के संबंध में हम लोग व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए थे। और इस कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं हमारे साथी हैं और राकेश गिरी जी, इनसे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर पूरा डिस्कशन हो गया है। पौड़ी जिला अस्पताल के पीपीपी मोड पर संचालित होने के साथ ही वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है। इस अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के कर्मचारी और अस्पताल के स्टाफ नर्स ऑन ड्यूटी गानों पर डांस कर रही हैं। वायरल वीडियो पर सीएमएस ने संज्ञान लिया है और डांस कर रही कर्मचारियों और नर्स को फटकार लगाई गई है। देखिए। डिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डिसिप्लिन तो बात है ना, ये तो को पता है ना पहले कितने अभी प्रॉब्लम्स हुई है ना दादी। डिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डिसिप्लिन तो बात है ना, ये तो को पता है ना पहले कितने अभी प्रॉब्लम्स हुई है ना दादी।